आप वर्किंग है तो ये तो फिक्स नहीं हो सकता कि आप डेली 6 घंटे 7 घंटे पढ़ पाएंगे। ट्रेवल कर रहे हैं बाई बस या जैसे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास शॉर्ट नोट्स या आपके मोबाइल में कुछ ऐसी पीडीएफ्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे रील्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं तो मैंने भी लूसेंट को प्रेफर किया। वो हिंदी के चाहे 6 टॉपिक, तो मेरे 6 टॉपिक अलग अलग पूरे सारे नोट्स बने हुए थे। सारी घटना चक्र की जो कंपाइल्ड मेरी मतलब नोट्स थी वो एक में थी, जो मुझे नहीं आ रहा था, मुझे टफ लग रहा था। फॉर्म फिल करने की जो डेट आई थी तब मैं जॉबलेस थी और 10-15 दिन बाद ही वही समथिंग जॉब मेरी लगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आरओ 2023 की परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्टेड आकांक्षा पांडे मैम है, जिनका 18वीं रैंक के साथ स्पोर्ट्स पर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी रणनीति रही, इस एग्जाम को लेकर क्या रही, उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। साथ में इन्होंने अपनी जॉब के साथ जो है ये तैयारी कंटिन्यू की थी, जॉब के साथ ये एग्जाम निकाला है, कैसे अपना टाइम मैनेज करती थी, उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, क्योंकि आपके चैनल से भी बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ है इस पूरी यात्रा में, तो बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहें, क्या पढ़ाई आपकी रही है? तो मेरी 8 तक की पढ़ाई जो हुई वो लोकल यहीं से हुई है। फिर 9 to 12 मेरा अनिल सरस्वती विद्या मंदिर से हुआ है। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा बीए मैंने किया हुआ है झुंझुनवाला पीजी कॉलेज से। और फिर बीएड मेरा साकेत महाविद्यालय से हुआ है। होम डिस्ट्रिक्ट? होम डिस्ट्रिक्ट अपना अयोध्या है। इसके बाद तैयारी के बारे में, मतलब कौन सा एग्जाम सबसे पहले दिया था, कौन सी तैयारी आपने स्टार्ट की थी? सर हमारी तैयारी ऐसे थी कि क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो रणनीति थी वो ये थी कि मुझे एक छोटी जॉब जो है वो पहले सिक्योर कर लेना है। फिर उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज का सपना तो अपना पहले से ही था, बचपन से था, लेकिन छोटी जॉब को सिक्योर करने के साथ फिर मुझे अपने सिविल सर्विसेज के लिए पूर्ण रूप से लगना था। तो मैंने सबसे पहले मैं जो भी ग्रुप सी तक के जो भी फॉर्म होते थे मैं फिल करती रहती थी, जिसमें मेरे अजीत भैया जी जो है वो मतलब रिकमेंड करते रहते थे कि बेटा ये वाला फॉर्म डाल दो। ओ लेवल इवन मैंने भैया के कहने पे ही पूरा किया हुआ है। तो वो बताते रहते थे, जो जो फॉर्म भैया बताते रहते थे मुझे एलिजिबल लगता था, मैं वो देती रहती थी। तो मेरा यूपी पीसीएल में सबसे पहला सिलेक्शन हुआ इसी दौरान 2023 में। और मैं वहाँ पे कार्यरत ही रही थी, 1.5 साल से ऊपर की मेरी वहाँ पे जो सेवा रही है। उसी दौरान मेरा इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे चयन हो गया। यहाँ पे कब ज्वाइनिंग आपकी रही? यहाँ पे मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है वो जुलाई 2024 में हुई है, और वहाँ वाली मेरी अक्टूबर 2023 की रही है, यूपी पीसीएल वाली। 2023 में जब आरओ का फॉर्म फिलअप हो रहा था, तब आप उस समय जॉब जॉब भी कर रही जी थी? जी जी जी। उस समय बस यही था कि जो फॉर्म फिल करने की जो डेट आई थी तब मैं जॉबलेस थी, और 10-15 दिन बाद ही वही समथिंग जॉब मेरी लगी थी तो बाद में। तैयारी के दौरान आप पूरा तैयारी जो है आपकी जो रही है वो जॉब के साथ ही रही जी है? जी, पूरी पूरी जर्नी मेरी जॉब के साथ ही चली है। वो प्री से लेके मेंस तक की पूरी जो तैयारी रही वो मेरी जॉब के साथ ही हुई है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, बार बार कमेंट उनका आता है कि हम भी जॉब पे हैं, मतलब 7-8 घंटे की हमारी जॉब है, कोई हो सकता है इससे ज़्यादा भी मतलब टाइम नहीं मिलता है। अगर पुलिस वाले में है तो टाइम नहीं मिलता है। जॉब के साथ कैसे आपने अपना टाइम मैनेज किया, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे जो वर्किंग है उनके लिए? सबसे पहले ये है कि जैसे जॉब का एक टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको ऑफिस में या फील्ड वर्क जो भी होगा आपको रहना है। तो वहाँ पे भी आपके पास जो टाइम मिल पा रहा है उनको आपको वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे रील्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब की जो सेटिंग थी वो ऐसी थी कि मैं जो देखना चाहूंगी वही दिखेगी। वॉच हिस्ट्री मेरी पूरी ऑफ थी। तो वहाँ पे ऐसा था कि अगर आप जेन्युइन वे में, ऑनेस्ट वे में अपने टाइम को मैनेज करना चाहेंगे तो आप ऑफिस के टाइम में भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। बाकी उसके पहले आपको वो मॉर्निंग रूटीन जो होता है और इवनिंग रूटीन में, मेरा तो ऐसा रहा है सर कि जैसे ये मेरा फिक्स होता था कि मुझे मॉर्निंग में एटलीस्ट 2-2.5 घंटे अपना टाइम पढ़ना जो है, पढ़ने में इन्वेस्ट करना है। वो लाइब्रेरी में रह के या घर पे रह के जैसे भी है। फिर उसके बाद उस दौरान जैसे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं बाई बस या जैसे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास शॉर्ट नोट्स या आपके मोबाइल में कुछ ऐसी पीडीएफ्स होनी चाहिए कि आप उनसे गो थ्रू होते चलिए जब आप ट्रेवल कर रहे हैं। और फिर इवनिंग में भी सेम यही प्रोसेस रहता। फिर जैसे अगर मैं घर पहुंची ट्रेवल करने के बाद, तो वहाँ पे थोड़ा सा आधे 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद लाइब्रेरी में आप कंटिन्यू करिए या घर पे कंटिन्यू करिए, बट एटलीस्ट आप 3 घंटे, 2.5-3 घंटे आप रेगुलर बेस पे दीजिए, तभी चीजें हो पाएंगी। वो मैंने ऐसे ही मैनेज किया। वर्किंग है तो पीडीएफ्स वगैरह रख सकते हैं अपने फोन में, वहां से
टाइम मिल रहा है तो आप वहाँ से अपना पढ़ाई कर सकते जी, हैं। बिल्कुल क्योंकि आप वर्किंग हैं तो आपको ये तो फिक्स नहीं हो सकता कि आप डेली 6 घंटे 7 घंटे पढ़ पाएँगे। तो आपके पास एटलीस्ट इतना आपका जो कलेक्शन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि जहाँ भी आपको टाइम मिले, चाहे वो ट्रैवल करते हुए टाइम मिल रहा है या फिर आपको वर्किंग आवर में जो लंच टाइम होता है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाइए। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब ये टाइम आधे घंटे का मिल रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लेते जी, हैं। जी, जी। नहीं ये होता है लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है क्योंकि आप ऑफ़िस वर्क जो होता है तो वहाँ पे हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अलग-अलग तो टाइम। आपका जिस दिन लगे कि थोड़ा खाली टाइम है या मेरा अपना काम मैंने वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके 1-2 घंटे प्लस में भी पढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से आपको मैनेज करना होगा। जॉब के दौरान कई बार ऐसा हेक्टिक सिचुएशन आ जाती है कि हो सकता है 10-15 दिन बिल्कुल किताब खोलने का टाइम ना मिला, ऐसा वर्कलोड रहता होगा। तो इस दौरान आपको लगता है कि ऐसे फेजेज़ आते हैं? जी, बिल्कुल आते हैं और कभी-कभार तो ऐसा लगता है कि मतलब वो ये होता है कि जब आप जॉब के साथ मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ सिर्फ़ आप नहीं मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ आपकी पूरी फैमिली मैनेज कर रही होती है। वो आपके पेरेंट्स ये है कि मेरे बच्चे को कितना टाइम मिल पाए, मेरे बहन को इतना टाइम मिल पाए, मैं किस तरीके से क्या मैनेज कर पाऊँ और इस पूरी जर्नी में मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है। वो कि किस तरीके से मैं मतलब नोट्स बना के देना कि दीदी ऑफ़िस में है, तो वो एटलीस्ट देख लेगी तो पढ़ लेगी, उसका हेल्प नोट्स वो बनाते थे, पढ़ती आप? जी, नहीं मतलब भैया भी मेरे नोट्स बनाते रहते थे और मैं भी नोट्स दोनों की मतलब इस पूरी यात्रा में मेरे पूरे परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब चलते हैं इस एग्जाम के प्रोसेस में। जो सबसे पहला फेज होता है वो आपका होता है प्रीलिम्स जी। एग्जाम होता है, जिसमें आपका जीएस का क्वेश्चन आता है और साथ में हिंदी का आता है। दोनों के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी? क्या आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी या स्टार्टिंग का फेज कैसे रहा तैयारी का आपका? जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरी पूरी जो तैयारी रही है, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम की तैयारी रही है या फिर मेरी ये जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी रही है, वो मेरी अपने गृह जनपद में ही रहकर हुई है और जॉब मेरी सुल्तानपुर में भी रही है, यूपीपीसीएल वाली, वहाँ रहकर ही मेरी पूरी तैयारी हुई। तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ऑफ़लाइन वे में तो नहीं जुड़ पाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी अपने प्रज्ञा प्रवाह संस्थान के आदरणीय डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर जी का, जिनके मार्गदर्शन में मैं मार्च 2024 से रही हूँ, जब प्री का हमारा पेपर हुआ था और वो री एग्ज़ाम की सिचुएशन आई थी। तो मेरी तैयारी जो थी इसकी समीक्षा अधिकारी की, वो ऐसे था कि प्री और मेंस आपको साथ में क्योंकि उसके सिलेबस पूरे सेम ही थे, तो वो साथ में पूरी तैयारी चल रही थी। और अगर बात करेंगे जैसे प्री के लिए जो जीएस के पोर्शन की रहेगी, तो जीएस में हमें पता है कि जैसे बुक्स की अगर हम बात करेंगे, तो सब्जेक्ट में जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए आप क्विक बुक भी प्रेफ़र कर सकते हैं। मैंने प्रेफ़र की, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम प्रेफ़र क्विक बुक की। दृष्टि वाली। जी, क्विक बुक दृष्टि की और फिर सफिशिएंट आपको लगता है कि वो है? वो उसमें तीनों जो मतलब एक तो 2-3 आप एक सोर्स फ़ॉलो करके नहीं बढ़ सकते। मैंने एक सोर्स सिर्फ़ नहीं फ़ॉलो किया क्योंकि आप 2-3 सोर्स अगर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनसे आपका रिवीज़न होता रहेगा और मैंने वही किया। जैसे क्विक बुक हो गई, एक ये है मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हो गया और आप 8th तक की जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, उनको भी अगर बहुत थॉरोली आप पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको लगता है जैसे आरओ का एग्जाम क्या है, ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं, जी, तो जी। आपको लगता है कि जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है ये काफी मतलब बल्कि नहीं हो जाती? अगर इसके एग्जाम ओरिएंटेड बात करें आरओ की, तो आपको ऐसा कौन सा बुक लगता है कि अगर ये पढ़ लिया जाए तो आपका हिस्ट्री तैयार हो जी जाए? मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे लूसेंट जो बुक होती है, वो बहुत ही अच्छी बुक्स है। अगर आपको छोटे एग्ज़ाम निकालने और बड़े एग्ज़ाम में मोस्टली बहुत सारे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, तो मैंने भी लूसेंट को प्रेफ़र किया। बाकी अगर बात करेंगे जैसे आप हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्विक बुक दृष्टि की जो है वो मोर देन इनफ है। अगर आप बार-बार गो थ्रू होंगे और साथ में घटना चक्र का आपका नोट्स होना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए एंड पीवाईक्यूज से आप एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आप गो थ्रू होंगे, उनके फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मैं अपने सारे पॉइंट्स के, वो पीवाईक्यूज के रहे हो या फिर सब्जेक्ट के रहे हो, मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे और मैं उनसे ही गो थ्रू होके पढ़ रही जो आप थी। क्विक बुक बता रही हैं, हर सब्जेक्ट की क्विक बुक आप यूज करती थी? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सारा तो नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम तो मेरे पास कम रहता था। तो जैसे क्योंकि हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते थे तो मुझे थोड़ा टफ लगता था, तो वहाँ पे क्विक बुक एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन मतलब मुझे लगा कि मुझे ये प्रेफ़र करना चाहिए। बाकी पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वो सब पूरे हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी वो भी इनफ है और 11th या 12th की एक बुक एनसीईआरटी की है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट जीडीपी, नेशनल इनकम क्या है, ये सब मैंने वहाँ से पूरा क्लियर किया। बाकी आप यूट्यूब से भी
बहुत सारे कंटेंट होते हैं, वहाँ से आप अपना टर्म क्लियर कर लीजिए। और घटनाचक्र तो सारी मैंने प्रेफर की हुई है। उसके शॉर्ट नोट्स मैंने एक अपना नोट्स ऐसा बना लिया था कि जिसमें सारी घटना चक्र की जो कंपाइल्ड मेरी मतलब नोट्स थी वो एक में थी, जो मुझे नहीं आ रहा था, मुझे टफ लग रहा था, इस तरीके से मैंने अपना वो नोट्स बना लिया हुआ था। इन्वायरमेंट वगैरह की? जी, एनवायरनमेंट के लिए भी जैसे दृष्टि की तो मैंने ये क्विक बुक एनवायरनमेंट की प्रेफर की थी, क्योंकि वहाँ से टर्म जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है। बाकी जो घटना चक्र होती है ये वो भी बहुत अच्छी है, मैंने उसको भी फॉलो किया हुआ था। यहाँ पे करंट अफेयर का भी पोर्शन रहता है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के। तो इसके लिए क्या सोर्स आपका रहता था? मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी, या मंथली मैगजीन, या ईयरली लास्ट में जब कंपाइलेशन आता है? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको न्यूज़पेपर की अवेलेबिलिटी है तो बहुत अच्छी, आप गो थ्रू हमको होना चाहिए रेगुलर वे में। लेकिन मेरे साथ नहीं हो पा रहा था, तो मैं ऐसा कर रही थी कि जो मंथली मैगजीन रेगुलर में आप फॉलो करिए, तो मैं क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन होती है उनको फॉलो कर रही थी। और एक आप यूट्यूब पे कोई भी डालेंगे जैसे करंट अफेयर अपडेटेड करके वीकली और मंथली उन लोगों का अपना चैनल पे आ जाता था। तो मैं ट्रेवल करते हुए ब्लूटूथ लगा के उनको सुनते हुए चल मतलब सुनकर अपना, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं उनके पॉसिबल होता तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेती। और बाद में जैसे हाफ ईयरली और ईयरली की अगर हम बात करेंगे तो घटनासार और जो आई दृष्टि आती है मैंने उनको फॉलो किया थॉरली। और सारे के नोट्स मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए, जो मुझे मतलब टफ लग रहे थे कि लग रहा था इनको नोट करना जरूरी है, रिविजन जरूरी है, उस तरीके से मैंने करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन की है। इसके अलावा हम बात करें, मतलब ये आपका इसका तैयारी का पूरा माध्यम की बात करें तो कौन सा मीडियम आपका रहा था? मेरी पढ़ाई तो सर हुई है पूरी इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जो मेरा माध्यम यहाँ पे रहा है वो मेरा हिंदी माध्यम ही रहा, क्योंकि आरओ में तो आपको हिंदी में ही करना होगा। लेकिन मैंने पीसीएस मेंस जो 2022 में दिया हुआ था तो वो मेरा इंग्लिश में रहा था। लेकिन उस समय मुझे ये आइडिया नहीं था कि आप एसए का पेपर हिंदी में लिख सकते, तो मैं इंग्लिश में लिख के आई थी। 2023 में आपने पहली बार आरओ का एग्जाम दिया था, या इसके पहले 21 में हुआ था वो भी दिया था? मैं बताना चाहूंगी ये मेरा दूसरा प्रयास है। 21 में मेरा मेंस नहीं लग पाया था, लेकिन ये मेरा दूसरा प्रयास है। और मैं पीसीएस का 2021 से कॉन्टिन्यूस दे रही हूँ, और मैंने 22 का मेंस दिया हुआ है। 2021 में आपने एग्जाम दिया था, उसके बाद 23 में आपने एग्जाम दिया। क्या आपने बदलाव किया था इस बार के एग्जाम के लिए, तो कि आपका प्रीलिम्स भी निकल गया, मेंस भी, और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया आपका? ये चीज जो मैंने पूरे अपने पीसीएस की जर्नी के दौरान दौरान और यहाँ पे नोटिस की, वो सर ये था कि आप मेरे, क्योंकि जॉब के साथ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही थी कि रिवीजन के लिए उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक अपना जो सबसे बेस्ट चेंज अपने उसमें लिया रणनीति में, वो ये था कि मेरे पास जितने भी मेरे नोट्स हैं, बल्कि नोट्स हैं, उनके मेरे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और मैंने लगभग अपने सारे टॉपिक के, वो हिंदी के चाहे 6 टॉपिक, तो मेरे 6 टॉपिक अलग अलग पूरे सारे नोट्स बने हुए थे, जिसमें सारे कंपाइल्ड प्लेटफॉर्म के नोट्स कंपाइल्ड वे में थे, जो मुझे टफ लग रहे थे, जो लग रहा था कि ये जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स को मैंने बहुत अच्छे से प्रेफर किया। बाकी मैंने पीवाईक्यूज की जो बुक होती है, चाहे वो पीसीएस की रही हो या फिर आरओ की बुक रही है, मैंने उनको भी ए4 सीट पे नोट्स के फॉर्म में जो मुझे टफ लग रहे थे वो कंपाइल्ड किया। तो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना ये बहुत बड़ा मतलब इस बार के एग्जाम में मेरे लिए बहुत फलदायी हुआ ये साबित। उसके बाद हिंदी का जो पार्ट होता है, 60 में 60 नंबर आप ला सकते हैं। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कभी गलत हो जाए, नहीं तो आप 60 में 60 ला सकते हैं। तो क्या आपने इसके लिए क्या इस बार किया था? कौन सी बुक या क्या सोर्स आपने पढ़ा था? मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी में पहले से ही सर मेरा इंटरेस्ट था, और छोटे एग्जाम्स में भी हिंदी आपकी आती रहती है, तो वहां से तो मेरा बेस मतलब बन गया था। लेकिन जो आरओ के लिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो प्री के एग्जाम के टाइम तो मैंने खुद से सब कुछ दिया हुआ था, जो पहले कैंसिल होने के पहले हुआ था। लेकिन जब फिर टाइम मिला उसी दौरान मुझे आप ही के चैनल से 21 वाले चैनल से तो पता था कि टॉपर्स ने रिकमेंड किया हुआ था अपने प्रज्ञा प्रवाह चैनल के बारे में। तो जब मेरा प्री हुआ और टाइम हमारे पास बचा, तो फिर मैंने प्रज्ञा प्रवाह चैनल से कांटेक्ट किया, जहाँ पे डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में मैं मार्च 2024 से आई। और वहाँ पे सर के द्वारा जो जितने भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे थे, और हमारी जो भी क्वेरीज होती, छोटे छोटे क्वेश्चंस की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को प्रामाणिकता के साथ उनके द्वारा जो उत्तर दिए जाते थे, तो वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग, मेरी मतलब हिंदी जो है वो उससे बहुत मतलब स्ट्रांग होती चली गई। और मैंने
वहाँ से पूरा हिंदी का वस्तुनिष्ठ वाला जो पोर्शन है वो सर के मार्गदर्शन में पूरा करते हुए हम आगे बढ़े। बाकी जो निबंध वाला पोर्शन होता है वहाँ पर भी डॉक्टर CL त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में ही बढ़ते हुए आज यहाँ पे आ पाए हैं, क्योंकि निबंध में मुझे लगता है कि कोई अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आप जीरो से हीरो तक पहुँच सकते हैं, तो वो प्रज्ञा प्रवाह संस्थान है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है अपने निबंध निबंध में। और हिंदी के लिए जी, आपने जी, निबंध और हिंदी के लिए मैं प्रज्ञा प्रवाह संस्थान की बहुत-बहुत आभारी हूँ। अच्छा, 2023 में जो पहला एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, जी। उसमें क्या पोजीशन आपकी रही थी जीएस में और हिंदी में, और फिर जब दोबारा से एग्जाम हुआ तब क्या पोजीशन थी आपकी? सर जब मेरी 23 वाली जो क्लियर मतलब री एग्जाम के लिए हुआ था, तो उसमें मेरा मैंने जो अपना मिलाया हुआ था, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो ऐसे आई नहीं हुई थी, बट ये था कि मेरे पेपर अच्छे गए थे, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। वहाँ पे भी मेरा ये था कि हो जाएगा, लेकिन जब री एग्जाम का हुआ तब मुझे लगा कि अब तो तैयारी ऐसी करनी, क्योंकि पता था कि अब कठिन ही सब कुछ होने वाला है। तो मेरी तैयारी को मैंने इस धार मतलब इतनी धार दिया कि मुझे जितना भी समय मिल रहा है वो तैयारी इस तरीके से करनी है कि परिस्थिति कुछ भी हो आपकी एग्जाम हॉल में, आपको वहाँ पे बीट करके आना है। हिंदी में आपका प्रीलिम्स में और मेंस में कितना मार्क्स रहा था आपका, जीएस में भी? जीएस का मेरा अभी तो मुझे ऐसे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन अब मेरे जो क्वेश्चंस रॉन्ग होने की मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो मेरी आई थिंक 25 या ऐसे ही रही थी, और जो एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे वो मैंने किया हुआ था। आई थिंक 140 ऐसा नियर अबाउट बना हुआ था उसमें, जीएस के उसमें। और बाकी जी, बाकी हिंदी में जो था वो हिंदी में 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, बाकी सब सही था। ओवरऑल हिंदी और जीएस मिला के आपका 140 के जी, आसपास? जी, प्री मतलब ये प्री वाला बता रहे हैं, बाकी मेंस वाले में तो मेरा हिंदी में एक भी नहीं गलत हुआ था। जी, और जीएस में मेरा 80 से आसपास में 2+ इस तरीके से था। ये हो गया आपका प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों, यही हिंदी का पार्ट आता है जीएस में, जीएस भी आता है उसमें, हिंदी भी आता है मेंस में। उसके बाद मेंस में एक और पार्ट आता है हिंदी का डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपका पथलेखन हो गया, सारांश वगैरह हो गया। इन सब चीज के लिए आपने क्या किया था? डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए जो ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन होता है और निबंध का पोर्शन, तो मैं प्रज्ञा प्रवाह संस्थान से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र से लेकर के ड्राफ्टिंग और आपके निबंध के लिए सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल थे। तो वहाँ पे एनरोल होने के साथ प्रैक्टिस की जो श्रृंखला चल रही थी, मुझे जैसे भी समय मिल रहा था अपने जॉब के साथ में, मैं वहाँ पे सर के मार्गदर्शन में रही। वो चाहे पत्र लेखन की बात रही हो, तो पत्र लेखन की प्रामाणिकता मैं वहीं उस संस्थान से ही सीखी हूँ कि एक कॉमा कहाँ पे आपको लगाना है, कहाँ पे क्या ये ध्यान रखना है। तो सर के मार्गदर्शन में रहकर मैंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव वाला भी पार्ट आपने? जी, डिस्क्रिप्टिव पार्ट का भी बेसिकली प्रज्ञा प्रवाह संस्थान से मैं हिंदी का जितना भी सब रहा है वो मैंने सीखा हुआ है। बाकी मेंस के टाइम पे मैं डिकोड एग्जाम से भी जुड़ी थी, तो वहाँ से भी मैं मतलब प्रैक्टिस जो हो रही थी वो मैंने कंटिन्यू किया। तो मतलब इन सब चैनल और प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत हेल्प मिली है। आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, मतलब आज के समय में इतना माध्यम हो गया है, तो आपको लगता है कि अब गांव से जो है शहर की तरफ ना जाके गांव में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है? जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे। ये हो सकता है कि मेरी जर्नी जो रही, जैसे मेरा 2017 में इंटर पास आउट हुआ, तो हो सकता है कि मैं अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी होती तो मेरा सिलेक्शन में भी 2-4 साल पहले हो गया होता। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आपके पास गाइडेंस है, मेरे पास भले मैं बाहर नहीं जा सकी, लेकिन मेरे सानिध्य में जो भी साथ में बच्चे रहे या हमारे जो टीचर्स रहे या अपने फैमिली मेंबर्स रहे, तो उन लोगों से मुझे गाइडेंस मिल रही थी कि आप बेटा मतलब ये प्लेटफॉर्म आप प्रेफर करिए, ऐसे ऐसे लोगों से आप टच में रहिए जो आपको गाइड कर सके। तो अगर कोई भी इंसान है वो गांव में है, अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि मुझे इस फील्ड में ये काम करना है, तो वो गांव और शहर नहीं मैटर करता, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आप गांव से भी एसडीएम और डीएम तक के सिलेक्शन हो रहे हैं। बहुत जी, सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जो छात्र अभी आने वाले समय में आरओ 2026 की तैयारी करें, उनके लिए कुछ? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, मैं 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी लेकर दाना चलती है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है 100 बार सीढ़ियों पर फिसलती है, चढ़ती है 100 बार दीवारों पर फिसलती है, यूं ही उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, यूं ही उसकी मेहनत
बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें हमारे इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में जो भी लाइफ में अप्स डाउन आएंगे, वो कभी आप फेल होंगे, कभी आप प्री की पीडीएफ में आएंगे, मेंस में आप आउट हो जाएंगे, तो वहां से हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने ऊपर खुद में इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, वर्कआउट करना है कि हमारे साथ जो गलतियां रह गई हैं, मेरे साथ भी जो भी गलतियां मेरे साथ चल रही थी, मैंने उन पे वर्कआउट किया। और अगर हम वर्कआउट करेंगे तो और हमें ये नहीं डरना चाहिए कि पास होंगे फेल होंगे, क्या सब कुछ साइड में रखते हुए जो हम अपना कर्म कर सकते हैं वो करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे और सच्चे दिल से अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो जरूर उसका परिणाम कभी ना कभी जरूर मिलेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, और बहुत भविष्य बहुत के लिए आपको आभार बहुत आपका भी, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका भी, क्योंकि आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा हुआ है और आगे भी सीखते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का आने वाला है उसमें मैम का जो नोट्स वगैरह है, शॉर्ट नोट्स जो अभी बात करी थी वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है वो वीडियो आएगा, जो भी नोट्स इनके थे वो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखा देंगे। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अगर वो वीडियो जब अपलोड होगा। बाकी आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।